नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमने पोषण का टॉपिक किया था, न्यूट्रिशन का जो टॉपिक किया था उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपको पता चलेगा। वैसे आप ये तो समझ सकते हो क्वेश्चनों का कोई मतलब अंत नहीं है, मैं कितने क्वेश्चन करवा दो खत्म क्लास होने वाली नहीं है। तो मैंने कुल 20 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो अच्छे क्वेश्चन हैं, वो 20 क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग से तैयार किए हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, जो भी मतलब क्वेश्चन होंगे ना, जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी पीडीएफ दे दूंगा, आपको अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी पीडीएफ अलग से दे दूंगा। तो एक बार मैं आपको थोड़े से दिखा देता हूं कि भी किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ये एमसीक्यू बेस्ड की क्लास होने वाली है। जो हमने न्यूट्रिशन का जो टॉपिक पढ़ा था उससे संबंधित ये क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से थ्योरी क्लास देखी होगी और समझ में भी आपको आई होगी। ठीक है, बात आती है किसकी, प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण में मैं एक बार फिर से करवाऊंगा, ठीक है, लास्ट में करवा दूंगा, एक बार रिवीजन करवाऊंगा ना, तब मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में दोबारा करवा दूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे क्लास के बारे में वो होगी एमसीक्यू क्वेश्चनों की, उसमें प्रकाश संश्लेषण के क्वेश्चन भी होंगे और हमारा जो पाचन तंत्र है उसके बारे में भी क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के चलना है। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आएगा, अच्छे से क्वेश्चनों को देखना है। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कोई भी जीव है वो किसी पोषक तत्व का सेवन करता है और उसका पाचन करता है और फिर उसका क्या करता है, उपयोग करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन आपका उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान रखोगे, इस बात को आप ध्यान रखोगे अच्छे से कि जो कोई भी जीव है किसी जीव के द्वारा पोषक तत्वों का सेवन करना, उसके बाद क्या करना, सेवन करने के बाद उसका पाचन करना और पाचन करने के बाद उसका क्या करना, उपयोग करना, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। तो इसी प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए लिए हैं। ध्यान रखना, किसी भी पोषक तत्व का वो विटामिन हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो वसा हो सकती है। तो ये जितने भी मतलब पोषक तत्व होते हैं उनका सेवन करने के बाद उसका पाचन करना और पाचन करने के बाद उसका उपयोग करना, है ना, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसी सरल अकार्बनिक पदार्थ से खुद अपना भोजन बनाते हैं, उस विधि को क्या कहा जाता है। यानी पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपने आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका और पानी से क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उस विधि को हम क्या कहते हैं, उस विधि को कहते हैं बाबू स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं, स्वपोषी पोषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वपोषी पोषण। ये सारी परिभाषाएं मैंने आपको लिखवा रखी है थ्योरी क्लास में, अच्छे से थ्योरी क्लास में मैंने आपको अच्छे से लिखवा रखी हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषम पोषी पोषण क्या होता है। ये सारी बातें मैंने आपको थ्योरी क्लास में लिखवा दी। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा तो थोड़ी सी अच्छे से आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलिए यहां तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा, एक बार फिर से पढ़ के देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन है कि ऐसी विधि जिसमें जीव अपने आसपास के भोजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा अपना भोजन करते हैं, है ना, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे कहा जाता है स्वपोषी पोषण। ठीक है, चलिए तो दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पोषण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए अन्य कार्बनिक पदार्थों या अन्य कार्बनिक जीवों पर निर्भर रहते हैं। कार्बनिक जीवों का मतलब देखो, सरल अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थ की अगर चर्चा करते हैं तो सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे हो गया जल, हो गया
जैसे CO2 हो गई, प्रकाश हो गया, ये सारे अकार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है ना। ये अकार्बनिक पदार्थ है, सरल पदार्थ है, कहने का मतलब इनकी संरचना क्या है, सरल है। तो इनसे भोजन नहीं बना पाते, और उनको भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कार्बनिक पदार्थों की। अगर कार्बनिक पदार्थ की बात करें, जैसे ग्लूकोज हो गया, किसकी आवश्यकता होती है, ग्लूकोज की, यानी C6H12O6, यानी इसकी जरूरत होती है। उसको, उन जीवों को हम क्या कहते हैं, तो जिन जीवों को कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिन जीवों को कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन्हें कहा जाता है परपोषी। क्या कहा जाता है, परपोषी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी ये जो परपोषी होते हैं ना, परपोषी, इस परपोषी को विषमपोषी भी कहा जाता है। तो विषमपोषी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो विषमपोषी होते हैं ना, विषमपोषी वो क्या करते हैं, विषमपोषी जो होते हैं वो सरल अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण नहीं करते, वो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। जैसे मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य विषमपोषी में आता है। जो मनुष्य होता है वो विषमपोषी या फिर परपोषी के अंदर आता है, विषमपोषी या फिर परपोषी के अंतर्गत आता है ना। तो विषमपोषी या परपोषी में मनुष्य आता है। तो मनुष्य भोजन के रूप में क्या खाता है, मनुष्य भोजन के रूप में प्रकाश को खाता है, नहीं, मनुष्य भोजन के रूप में ग्लूकोज को खाता है। किसको खाता है, ग्लूकोज को खाता है। इसका मतलब इसने भोजन के रूप में क्या बनाया है, ग्लूकोज बनाया है। इसका मतलब ये क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, विषमपोषी या फिर परपोषी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जब जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत पशुओं और सड़ी हुई रोटियों आदि से सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, यानी मरी और सड़ी हुई वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है, तो उन जीवों को कहा जाता है मृतोपजीवी या फिर मृतपोषी पोषण। क्या कहते हैं, मृतपोषी पोषण कहते हैं, मृतपोषी पोषण, मृतपोषी पोषण। कहने का मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन जीवों को क्या कहा जाता है, इन जीवों को कहा जाता है मृतोपजीवी। क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है। जो जीव इस मृतपोषी पोषण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं उन्हें हम मृतोपजीवी भी कहते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से बता रखी है। तो जो 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीवों के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है। यानी भोजन तो मतलब दूसरे जीवों से करता है लेकिन उनको मारता नहीं है, उसके शरीर में ही रहकर, उसके शरीर में ही रहकर क्या करता है, भोजन करता है। उसके शरीर में ही रहकर भोजन करता है, उसके ही शरीर में रहता है, उसके ही भोजन को खाता है। उस जीव को हम क्या कहते हैं, उस पोषण को हम क्या कहते हैं, उस पोषण को कहते हैं परजीवी पोषण। क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखोगे। ठीक है, तो साथ साथ में ये ध्यान रखते जाइए, इनका स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चनों का लेते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, वैसे मैं इनका आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा पीडीएफ मिलने में। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ एक साथ दूंगा आपको मैं। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा पोषण जिसमें कोई जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है और फिर उस जीव के फिर उस क्या करता है, उस मतलब एक बार फिर से देख लो कि वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ का ग्रहण करता है और फिर अंतर्ग्रहित भोजन को पचा लेता है और फिर उस जीव के द्वारा या उस जीव की शरीर की कोशिकाओं में वो अवशोषित हो जाता है, पचित भोजन अवशोषित हो जाता है। उस घटना को हम क्या कहते हैं, उस पोषण को हम क्या कहते हैं, उस पोषण को कहते हैं होलोजोइक पोषण। क्या कहते हैं, होलोजोइक पोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, समझना है इस बात को। ऑप्शन नंबर सी, होलोजोइक पोषण क्या होता है, होलोजोइक पोषण। मैंने आपको एक पोषण की विधि बताई थी, अगर आपको याद है तो, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी पोषण मैंने आपको बताया था। उसी प्राणी संभोजी पोषण को क्या कहा जाता है, होलोजोइक पोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
होलोजोइक पोषण कहा जाता है। यानी इसमें होता क्या है, जीव क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद उसको पचाता है, पचाने के बाद उसका अवशोषण करता है और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है। उस पोषण को हम क्या कहते हैं, उस पोषण को हम कहते हैं होलोजोइक पोषण या फिर प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी बातें मैंने आपको लिखवाई थी थ्योरी क्लास के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधों द्वारा, अच्छे से समझना इस बात को, कि हरे पौधों द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं। यानी जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश के माध्यम से, CO2 के माध्यम से और पानी के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन उसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, बिल्कुल सही माना जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि हरे पादपों में जो भोजन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण ही होती है। ठीक है ना, ये बात आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ग्रहण करने की प्रक्रिया को तो अंतर्ग्रहण कहा जाता है, यानी अंदर लेना। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी भोजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ठीक है ना, अंतःग्रहण या फिर अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखनी आपको। चलिए, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम पता करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें बड़े अघुलनशील अणुओं से युक्त भोजन छोटे पानी में घुलनशील अणुओं में टूटता है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े और अघुलनशील अणुओं का भोजन के छोटे और घुलनशील अणुओं में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी जो जटिल पदार्थ हैं, जटिल पदार्थ और जो अघुलनशील पदार्थ हैं, जटिल पदार्थ और जो अघुलनशील पदार्थ हैं, जटिल और अघुलनशील पदार्थों का किस में बदलना, सरल व घुलनशील पदार्थों में बदलना, घुलनशील पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ये बात मैंने आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से बताई थी, ये बात मैंने आपको थ्योरी क्लास में अच्छे से बताई थी। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखोगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो 9 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब हम चर्चा करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पहला चरण क्या है। प्रकाश संश्लेषण में पहला चरण क्या है, आपसे पूछा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पहला चरण क्या होता है। तो समझना, सबसे पहले किया जाता है प्रकाश के माध्यम से क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है। समझना अच्छे से। यानी ये पौधे की पत्ती है, ये पौधे की क्या है, मान लो ये पौधे की पत्ती है। ठीक है, तो पौधे की पत्ती के अंदर क्या पाए जाते हैं, पौधे की पत्ती के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब पर्णहरित। क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। जब इस पौधे की पत्ती के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब सूर्य की पौधे की पत्ती के ऊपर प्रकाश पड़ता है ना, जैसे इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो इस क्लोरोफिल से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग होने के बाद ये पर्णहरित किस अवस्था में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। और ये फिर क्या करने लगता है, इस प्रकाश को ग्रहण करने लगता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है, ये फर्स्ट प्रक्रिया होती है, ये सेकंड प्रक्रिया होती है, ये सेकंड स्टेप होती है और ये फर्स्ट स्टेप होती है। ठीक है, तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसकी पहली जो स्टेप होती है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। कहां से, क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की क्या होती है, पहली स्टेप होती है। और दूसरी स्टेप क्या होती है,
क्लोरोफिल का उत्तेजित होना। उत्तेजित का मतलब वो गुस्से में आ जाता है और वो प्रकाश को क्या करने लगता है, ग्रहण करने लगता है फिर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेप क्या होती है, उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, कोई आप ये नहीं है कि आप बहुत आईएएस लेवल के एग्जाम दे रहे हो, आईएएस लेवल का एग्जाम नहीं है। हाँ, फिर भी बहुत अच्छा आप जो एग्जाम देने वाले हो उसका लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, मुझे पता है। लेकिन क्वेश्चन देखना, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही लेके आया हूँ। ठीक है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस प्रतिक्रिया के कारण पीजीए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, पीजीए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में फास्फोग्लिसरल डिहाइड में बदलता है। यानी जो पीजीए है, पीजी जो ए है, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में फास्फोग्लिसरल डिहाइड, यानी पीजीए से फास्फोग्लिसरल डिहाइड बनता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं अवकरण प्रक्रिया। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, हम बोलते हैं अवकरण प्रक्रिया। क्या कहा जाता है, अवकरण प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। यानी पीजीए का प्रकाश संश्लेषण की विधि में या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के टाइम, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के टाइम पीजीए का फास्फोग्लिसरल डिहाइड में बदलना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखोगे। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के टाइम पीजीए का फास्फोग्लिसरल डिहाइड में बदलना अवकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है ना आपका, 11 नंबर क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 11 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, कि दिन के समय में जब पौधे में श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की तुलना में कम होती है, उस समय ऑक्सीजन के उत्पादन एवं खपत का अनुपात क्या होता है। समझना, देखिए टाइम कब का है, दिन का है। टाइम दिन का है, एक साइड है श्वसन की क्रिया और एक साइड है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझना अच्छे से, एक साइड प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ये क्या बोल रहा है कि दिन के समय श्वसन की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है। यानी इस श्वसन की जो दर है, इसकी जो दर है वो क्या होती है, कम होती है। किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। यानी जब प्रकाश संश्लेषण की तुलना में श्वसन की दर कम होती है दिन के समय में, तो ऑक्सीजन यानी O2 का उपयोग, O2 का कितना उपयोग हुआ है, यानी O2 का कितना उत्पादन हुआ है, कितना उत्पादन हुआ है और कितनी खपत हुई है, कितनी खपत हुई है, उसका अनुपात आपसे पूछा है, उसका अनुपात आपसे पूछा है। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दिन का टाइम है, पौधे के अंदर श्वसन की दर है वो प्रकाश संश्लेषण की तुलना में कम है, श्वसन की दर कम है, प्रकाश संश्लेषण की दर दिन में ज्यादा है। तो उस टाइम O2 का उत्पादन और O2 का खपत, O2 की खपत कितनी हो रही है, O2 का उत्पादन कितना हो रहा है, उसका अनुपात आपको बताना है। और बाबू वो जो अनुपात होता है वो कितना होता है, वो जो अनुपात होता है वो आपको ध्यान रखना है। वो अनुपात होता है आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10:1, 10:1, यानी उत्पादन ज्यादा होगा और खपत क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, उत्पादन ज्यादा होगा और खपत कम होगी। इसीलिए पौधे दिन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ज्यादा मतलब उत्सर्जन करते हैं, है ना, ज्यादा उत्सर्जन करते हैं। दिन में ज्यादा ऑक्सीजन बनती है पौधे के अंदर, क्यों, क्योंकि उस टाइम उसमें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती खपत करने के लिए। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं साहब, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं को ग्लूकोज में बदलने के लिए कितने NADPH और ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। यानी हमारे पास CO2 के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं। कितने अणु हैं, 6 अणु। और इनको हमें कहां किसके अंदर बदलना है, ग्लूकोज में बदलना है। किस में बदलना है, ग्लूकोज में बदलना है।
तो हमें कितने अणु तो एटीपी के चाहिए और कितने अणु हमें NADPH के चाहिए। NADPH के कितने अणु चाहिए और एटीपी के कितने अणु चाहिए, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये जो क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है 18 अणु तो आपको किसके चाहिए, 18 अणु तो आपको चाहिए एटीपी के, और 12 जो अणु है 12 अणु यानी 12 अणु किसके चाहिए, 12 अणु जो चाहते हैं चाहिए वो चाहिए हमें NADPH2 के, किसके, NADPH2 के, यानी इसके कितने चाहिए, 12 चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, उसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटीपी के 18 अणुओं की आवश्यकता होती है और NADPH अणुओं की कितने की आवश्यकता होती है, 12 अणुओं की, ठीक है। 6 अणुओं के ग्लूकोज में बदलने के लिए, 6 अणुओं को ग्लूकोज में बदलने के लिए एटीपी के 18 अणु चाहिए और NADPH2 के कितने अणु चाहिए, 12 अणु चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब जब भी आपको CO2 को NADPH में बदलना है, सॉरी ग्लूकोज में बदलना है, CO2 को ग्लूकोज में बदलना है, तो जो NADPH के जो अणु होते हैं वो तो दुगुने होते हैं, कितने होते हैं, दुगुने होते हैं, और एटीपी के अणुओं की अगर बात करें तो कितने होते हैं, तिगुने होते हैं। अगर यहां पर हमें 12 अणु दे देता, कितने अणु दे देता, 12, अब तो कितने थे, 6 थे, लेकिन 12 दे देता तो ये तो 24 हो जाते और ये कितने हो जाते, 36 हो जाते, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एटीपी के 3 गुणे अणु ज्यादा बनते हैं और NADPH के कितने चाहिए, 2 गुना अणु ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है 13 नंबर क्वेश्चन का। ये बात आपको ध्यान रखनी थी इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंतरिक कारकों में से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन कौन सा ऐसा आंतरिक कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है, यानी आंतरिक कारक की बात की है। और आंतरिक कारक में मैंने आपको बताया था, रंध्र भी बताया था, रंध्र का आकार भी बताया था, उसकी स्थिति भी मैंने आपको बताया था, उसकी संरचना भी मैंने आपको बताया था ना। स्टोमेटा का आकार, स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा क्या करेंगे, मतलब प्रकाश संश्लेषण मतलब CO2 ग्रहण करेंगे, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा बढ़ेगी, ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनका सिकुड़ना, उनका रख रखाव करना, ये भी क्या है, आंतरिक कारक के अंदर आता है। और पर्णमध्यक यानी क्लोरोप्लास्ट का जो सापेक्ष अनुपात है और जो वितरण है वो भी क्या है, किसके अंतर्गत आता है, वो भी आंतरिक कारक के अंतर्गत आता है। तो मैंने आपको पर्णहरित के बारे में भी बताया था, रंध्र के बारे में भी बताया था और पत्तियों के बारे में भी बताया था। पत्तियों के बारे में मैंने बताया था कि भोजन का संग्रहण होना, भोजन का जमाव होना, बताया था ना मैंने आपको आंतरिक कारक के रूप में, तो वो यही है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है 14 नंबर क्वेश्चन का। तो ये बात आप ध्यान रखोगे अच्छे से, ठीक है। तो आंतरिक कारक तो मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों के नाम बताइए। बाहरी कारक कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था प्रकाश, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैंने बताया था ना आपको, ये सारी बातें बताई थी। तो तापमान भी है, प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसका मतलब इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्या हैं, बाहरी कारक हैं, ठीक है। आंतरिक कारक मैंने आपको बता दिए, बाह्य कारक मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन अप्रकाशिक अभिक्रिया के संबंध में सही है। अप्रकाशिक अभिक्रिया के संबंध में आपको पूछा है, यानी जो डार्क रिएक्शन होती है, जो अंधकार अभिक्रिया जो होती है, उसके संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही है। तो पहला कथन आपको क्या दे रखा है, पहला कथन दे रखा है कि इस अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण और अपचयन होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको अप्रकाशिक अभिक्रिया करवाई थी ना, तब मैंने आपको बताई थी कि जो स्टोमेटा होता है, जो रंध्र होता है, वो क्या करता है, प्रकाश उसको क्लोरोप्लास्ट का जो रंध्र होता है उसके ऊपर सारी की सारी बात निर्भर करती है, ठीक है। तो जो स्ट्रोमा भाग होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा भाग होता है, यानी जो 3-4 भाग होते हैं, मैट्रिक्स भाग हो गया, स्ट्रोमा भाग हो गया, तो उसका जो स्ट्रोमा भाग होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है और वहां पर उसका अपचयन भी होता है। तो ये अप्रकाशिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा दे रखा है कि इस अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। नहीं, अप्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति नहीं आवश्यक है, प्रकाशिक अभिक्रिया में जरूरी होती है, इसमें जरूरी नहीं होती, इसका मतलब दूसरा नहीं हो सकता। तीसरा क्या दे रखा है कि इस अभिक्रिया को केल्विन चक्र भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। इसका जो कथन पहला और जो तीसरा कथन है वो सही है, पहला और तीसरा कथन इसका क्या है, सही है।
इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी में दे रखा है कि केवल 1 और 3। तो पहला और जो तीसरा कथन है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए, तो कोई तकलीफ नहीं है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि NADP क्या है। NADP क्या है? NADP क्या है? एक एंजाइम है, या फिर एक सह एंजाइम है, या फिर एक sRNA का हिस्सा है? बिल्कुल, ये जो NADP होता है ये sRNA का क्या होता है, एक हिस्सा होता है sRNA का। दोस्तों RNA कई प्रकार के होते हैं, tRNA, mRNA, sRNA, है ना, मैसेज देने वाला RNA यानी संदेश वाहक जिसको बोलते हैं mRNA, ट्रांसफर यानी स्थानांतरित होने वाला RNA यानी tRNA, और सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA होता है उसको हम sRNA के नाम से जानते हैं। तो इसी sRNA का जो भाग होता है वो क्या होता है, NADP होता है। क्या होता है, NADP होता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखोगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 18 नंबर क्वेश्चन की। ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित कथनों में से या फिर कौन सा कथन या फिर कौन से कथन प्रकाशिक अभिक्रिया के संबंध में सत्य हैं। अब की बार प्रकाशिक अभिक्रिया की बात की है। पिछला जो क्वेश्चन था 16 नंबर क्वेश्चन, उसमें अप्रकाशिक अभिक्रिया की बात की थी। इसमें पढ़ के देखो, पहला क्या दे रखा है कि इस अभिक्रिया में क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। प्रकाशिक अभिक्रिया में तो क्लोरोफिल के द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाश ऊर्जा की जाती है अवशोषित, तो पहला सही हो गया। दूसरा क्या दे रखा है कि इस अभिक्रिया में ऊर्जा को एटीपी के रूप में जमा किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है एटीपी के रूप में, यह भी बात सही है। तीसरा है कि इस अभिक्रिया में NADPH2 का निर्माण होता है। बिल्कुल NADPH2 का निर्माण होता है प्रकाशिक अभिक्रिया में, ये बात भी सही है। इसका मतलब तीनों ही सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये सारी बातें मैंने बता रखी है, टेंशन मत लो। ठीक है, ये NADPH2 के बारे में, ATP के बारे में मैं नहीं बता पाया था, लेकिन मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें सारी बातें बता दूंगा। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो 18 नंबर क्वेश्चन तक कोई तकलीफ नहीं है। वैसे अगर आप ये क्वेश्चन भी पढ़ते हो ना, तो इन क्वेश्चनों से भी आपकी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया थी उसमें मैंने थोड़ा कुछ कम करवाया था ना, वो कंप्लीट हो सकता है। लेकिन फिर से मैं आपको समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ और उसके बाद में जब रिविजन करवाऊंगा ना तब मैं आपको बता दूंगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना वो एक प्रकार की ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया, एक प्रकार की ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का उदाहरण कौन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो ध्यान रखोगे अच्छे से। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ये बात आप ध्यान रखोगे अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की जो दर है ना वो प्रकाश की अवधि के ऊपर निर्भर करती है। भाई जितने देर प्रकाश रहेगा ना, जितनी देर प्रकाश रहेगा उतनी ही देर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहेगी, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो प्रकाश की अवधि के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रकाश की अवधि के ऊपर डिपेंड करती है। यानी जितनी देर प्रकाश रहेगा उतनी देर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती रहेगी। इसका मतलब 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। दोस्तों वैसे अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और थ्योरी आपने अच्छे से कवर कर ली है तो कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से करके आ सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। बस आपकी थ्योरी क्लास अच्छी होनी चाहिए। और थ्योरी जो है ना वो कुछ तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कुछ खुद पढ़ने की कोशिश किया करो। खुद पढ़ने की जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। दोस्तों मतलब टीचर का एक काम होता है, टीचर का काम होता है बुक में इंटरेस्ट पैदा करना। बुक में इंटरेस्ट पैदा करना, बुक में किस प्रकार से इंटरेस्ट पैदा हो, बुक में किस प्रकार से इंटरेस्ट पैदा हो, उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले कोचिंग जाते हैं। सबसे पहले कोचिंग जाते हैं। कोचिंग क्यों जाते हैं, उसका कारण क्या है। कोचिंग में आपको कोई ज्यादा सीखने को नहीं मिलता, वो सारी बातें आपको पता भी हैं और वो सारी बातें आपको वही बताते हैं जो आपको पता है और जो आपके पास बुक है, लेकिन आप बुक में नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो कोचिंग वाला क्या करता है, कोचिंग वाला जो टीचर होता है ना वो आपको नोट्स देता है,
वो नोट्स पढ़ने के बाद वो आपको कहता है कि बुक पढ़ो, फिर आपको बुक पढ़ने में क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो बुक जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं है। ना तो कोचिंग से सिलेक्शन होता है, ना पेड बैच से सिलेक्शन होता है, ना नोट्स से सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है बुक्स से। लेकिन बुक्स में इंटरेस्ट कैसे जगाएं, इंटरेस्ट कैसे लेके आए, तो वो काम करती है कोचिंग, पेड कोर्स और नोट्स कोचिंग और जो पेड कोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट पैदा करने का काम करते हैं। तो हमारा काम है बुक में आपका इंटरेस्ट पैदा करना। जब आपका बुक में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो आप अच्छे से बुक को पढ़ोगे, फिर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो बुक के ऊपर थोड़ा ध्यान दे लो, एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ा करो दिल लगा करके, ठीक है। चलिए, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद कर सकता हूँ। अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर लाइक जरूर करेंगे, है ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।